गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलिए, आज अपन पूरा कर लेंगे अपना जो प्रोफेशनल एथिक्स का। अ, ये क्वेश्चन पे अपना लास्ट सेशन रहने वाला है। इस सेशन में अपन अपने प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर को पूरा कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल एथिक्स का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें से देखने का मिल जाएगा। और अभी तक आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए और अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। तो इसमें जो नंबर स्कोर करना है वो थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी होता है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि 20 नंबर सीए फाइनल ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपन आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्या है। सी ए एक्स इज अ सी एन प्रैक्टिस। ही हैज एन आर्टिकल ट्रेनिंग एच। एक्स हैज इन्फॉर्म एच दैट सिंस हिज प्रैक्टिस एंड रिसिप्ट ऑफ फीस इज सीजनल, द स्टाइपेंड वुड नॉट बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू दिसंबर but would be paid from January to March, and the shortfall for the earlier 9 months will be made good in these 3 months, along with the interest at the rate of 5% per annum. Comment with reference to CA Act 1949। अब देखिए, हमारा जो रेगुलेशन 48 है, आपको रेगुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो रेगुलेशन 48 है वो क्या बोलता है कि आपका जो स्टाइपेंड है वो कैसा होना चाहिए, मंथली बेसिस पे है ना, पे होना चाहिए। राइट, स्टाइपेंड मंथली बेसिस पे होना चाहिए। वॉट एवर बी द केस, आपका स्टाइपेंड कैसा होना चाहिए, मंथली बेसिस पे होना चाहिए। अगर मंथली बेसिस पे नहीं हो रहा है तो सी एक 1949 की जो रेगुलेशन है उसका क्या है, वॉलेशन। और अगर रेगुलेशन का वॉलेशन है तो ध्यान रखना, क्लॉज 1 और पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। देखिए अगेन इसने यही बोला है, क्लॉज 1 और पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल क्या बोलता है, अगर आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो सीए एक्ट 1949 का कोई प्रोविजन, उसके रेगुलेशन या फिर गाइडलाइंस। रेगुलेशन 48 क्या बोलता है, जो स्टाइपेंड है वो मंथली बेसिस पे होना चाहिए। इन द प्रेजेंट केस आप क्या कर रहे हो, मंथली बेसिस पे नहीं कर रहे हो, इसलिए क्लॉज 1 और पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। राइट, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है, द मैनेजर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड approached Mr. X in the need of a certificate in respect of a consumption statement of a raw material. Without having COP, CAX issued the certificate to manager of company acting as a CA in practice and applied for the COP to the institute on very next day to avoid any dispute. देखिए हमारा सेक्शन 6 क्या बोलता है, अगर आप जो सर्विसेज सीए के लिए अलाउड है जिसमें आप माने जाते हो डीम टू बी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस के लिए है ना प्रेफर करी गई है, अगर आप वैसी सर्विस देना चाहते हो तो आपके पास पहले क्या होनी चाहिए, सीओपी होनी चाहिए। राइट, अगर आप एज ए सीए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उस प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड सीओपी होनी चाहिए। राइट, प्रायर रिक्वायरमेंट, सीओपी की प्रायर रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास वो नहीं है तो क्या हो जाओगे, सेक्शन 6 में आप क्या हो जाओगे, वायलेशन हो जाओगे। और जो हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स का जो क्लॉज है, क्लॉज 1 और पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, उसमें आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। देखिए सेक्शन 6 क्या बोलता है, नो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी एंटाइटल टू प्रैक्टिस अनलेस ही हैज ऑब्टेन फ्रॉम अ काउंसिल अ सर्टिफिकेट ऑफ अ प्रैक्टिस। मतलब क्या है, प्रायर रिक्वायरमेंट है। राइट, क्या है, प्रायर रिक्वायरमेंट। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रायर रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास सीओपी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्लॉज 1 और पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। देखिए ये क्या बोल रहा है, आपने सेक्शन 6 के प्रोविजन का वायलेशन किया है, इसलिए आप क्लॉज 1 पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस certified in requisite form that an article assistant was undergoing training with him, whereas he was also employed in the company between 10 a.m. to 6 p.m. on a monthly salary of 17,000 and attended the office of CA thereafter until 7 p.m. The CA pleaded that the article assistant was on audit of the company. देखिए क्या चीज कर रहा है, एक तो सीए क्या कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। सीए को अपने आर्टिकल के बारे में क्या करना होता है, इंस्टीट्यूट को इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी होती है, जिसमें वो सीए क्या कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है।
वो आर्टिकल कोई दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है, फिर भी वो सीए क्या बता रहा है कि ये मेरे अंदर क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। पहली बात। दूसरा ध्यान रखना है, हमारा जो रेगुलेशन है वो क्या बोलता है सीए को कि आपको अपने आर्टिकल को क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी, क्या करनी है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। अगर आप नहीं करते तो वो भी क्या है, रेगुलेशन का वायलेशन, राइट। क्या है, रेगुलेशन का वायलेशन। तो देखिए इसमें बेसिकली दो क्लॉज का वायलेशन हो रहा है। एक तो क्लॉज 1 ऑफ पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल का वायलेशन हो रहा है, दूसरा क्लॉज 3 ऑफ पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल का भी वायलेशन हो रहा है फॉर सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखिए एक तो क्लॉज 1 ऑफ पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल का वायलेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो। दूसरा क्लॉज 3 का वायलेशन हो रहा है पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो, राइट। देखिए एक तो आप क्लॉज 1 में गिल्टी होंगे और एक आप क्लॉज 3 में गिल्टी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू आर रनिंग अ फर्म ऑफ सीए in the name of a Messrs PQ and Company. On 23 of May of 2022, they included the name of a Mr. R, a practicing CA, without his knowledge, as a partner while submitting an application for impanelment as auditor for public sector bank branches to the institute. However, they added Mr. R as a partner to their firm, offering a share of 25% of profit on 25th of May 2022. अब देखिए यहाँ तक तो इन्होंने क्या किया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई करी, क्या करी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है। मिस्टर आर उनके पार्टनर नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्या किया है, मिस्टर आर को अपना पार्टनर बताया। उन्होंने 23 को इन्फॉर्मेशन शेयर करी, 23 को मिस्टर आर पार्टनर नहीं थे और साथ में आर को इस चीज का कोई नॉलेज भी नहीं था। क्या था, विदाउट हिज नॉलेज, क्या था, विदाउट हिज नॉलेज। तो पहली बात तो आर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहने वाला, क्योंकि उसको यहाँ पे इस चीज का कोई भी नॉलेज नहीं था। साथ में पी एंड क्यू ने क्या करी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है, किसको, इंस्टीट्यूट को। एक तो क्या हो जाएगा, क्लॉज 3 में गिल्टी हो जाओगे। दूसरा ध्यान रखना, अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारे जो एक्शंस है, वो भी आपके एज पर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं थे, वो भी अपने आना आपकी एथिकल प्रैक्टिस नहीं थी, राइट। इसलिए ध्यान रखना, एक तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा, दूसरा ध्यान रखना क्लॉज 3 का वायलेशन होगा पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। देखिए क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल का क्या होगा, यहाँ पे वायलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए इज द ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड which has turnover of rupees 200 crore. The audit fee for the year is fixed at rupees 50 lakh. During the year, the company offers Mr. A assignment of a management consultancy within the meaning of section 224 of the CA Act 1949 for a remuneration of rupees 1 crore. A seeks your advice on accepting the assignment. देखिए हमारा जो मिस्टर ए है वो क्या कर रहे हैं, जेड लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं। जेड लिमिटेड कैसी है, पब्लिक कंपनी, कैसी है, पब्लिक कंपनी है, जिसका टर्नओवर कितना है 200 करोड़, जिसका टर्नओवर कितना है 200 करोड़। तो इसमें हमारी है ना आईसीए की गाइडलाइन है, काउंसिल की गाइडलाइन है क्या, कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पब्लिक कंपनी की क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, किसी पब्लिक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो और उस पब्लिक कंपनी का टर्नओवर कितना है 50 करोड़ या मोर, उसका टर्नओवर कितना है 50 करोड़ या मोर, तो उस केस में आपका जो अदर रेम्यूनरेशन है इन एडिशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो आपका अदर रेम्यूनरेशन है इन एडिशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, उस अदर रेम्यूनरेशन, राइट, उस अदर, वो जो अदर रेम्यूनरेशन है वो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस से ज्यादा नहीं हो सकता है। और इस केस में देखिए जो हमारा अदर रेम्यूनरेशन है वो कितना है 1 CR मोर देन द स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। इसलिए क्या है, उस गाइडलाइन का क्या है, वॉलेशन, क्या है, उस गाइडलाइन का वॉलेशन। इसलिए अपन क्या हो जाएंगे, एक तो क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे, राइट। क्या आपने क्या किया, उस गाइडलाइन का वॉलेशन किया है। साथ में ध्यान रखना ये गाइडलाइन इतनी रेलेवेंट रखती नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप एक किसी कंपनी की क्या कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, राइट, आप किसी कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आप उस कंपनी को मैनेजमेंट सर्विस नहीं देते हैं। कंपनी एक्ट का सेक्शन 144 क्या बोलता है, इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, राइट, कि आप अगर उस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो आप उसको मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते हो। अगर आप देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम सीधा सा बोलेंगे कि आप ऐसा असाइनमेंट एक्सेप्ट मत करिए, आप ऐसा असाइनमेंट एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि एक तो सीए 1949 का वॉल्यूशन हो ही रहा है, तो आपको अपने अपना ऑडिटर का पोजीशन भी आपको है ना छोड़नी पड़ेगी, राइट। ठीक है, क्लॉज 1 और पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल का एक वॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि उसकी गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर आप किसी पब्लिक कंपनी ऑडिट कर रहे हो जिसका टर्नओवर कितना है 50 करोड़ या उससे ज्यादा,
तो उस केस में उसका रेम्यूनरेशन आपकी स्टैट्यूटरी फिट से एक्सेड नहीं कर सकता, आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट से एक्सेड नहीं कर सकता है। साथ में ध्यान रखना इसने सेक्शन 144 का भी है ना रेफरेंस दिया है। ये क्या बोलता है, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट रेंडर मैनेजमेंट सर्विस टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अरिहंत लिमिटेड फॉर द ईयर 22-23 was done by CA Acharya. Arihant Limited was in existence since 2010. The relevant extract from the books of account of Arihant Limited are as follows. देखिए ये जो अरिहंत लिमिटेड है ये क्या है, सिक यूनिट है। ये क्या है, सिक यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसके जो लॉसेज है वो इसकी नेटवर्थ से क्या है, ज्यादा है। इसके लॉसेज क्या है, इसकी नेटवर्थ से ज्यादा है। और साथ में एक चीज और देखिए, तो ये ध्यान रखना, जो अपन जो जिसकी ऑडिट कर रहे हैं वो क्या है, सिक यूनिट है। नाउ सीए नेमी एक्सेप्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अरिहंत लिमिटेड फॉर द ईयर 23-24 in spite of the fact that as on the date of acceptance by CA NEMI the audit fees of CA Acharya was unpaid. देखिए अब इसमें मेरी बात सुनिएगा, अपना जो काउंसिल की जो गाइडलाइन थी वो क्या थी, अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको एक्सेप्टेंस से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना था, जिसमें एक चीज़ क्या थी, अगर कोई अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, क्या है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, देखिए प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस से मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्या है, अनडिस्प्यूटेड है। क्या है, अनडिस्प्यूटेड है। अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस क्या है, पेंडिंग है, अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस क्या है, पेंडिंग है, तो उस केस में आपको उसकी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जब तक वो पे नहीं हो जाए, राइट। पर एक एक्सेप्शन था, क्या था, सिक यूनिट का। क्या था, सिक यूनिट का। सिक यूनिट क्या होती है, अगर उसके लॉसेज उसकी नेटवर्थ से क्या है, ज्यादा। देखिए उसके लॉसेज उसके क्या है, नेटवर्थ से ज्यादा है, बराबर। उसकी लॉसेज उसकी नेटवर्थ से क्या है, ज्यादा है। अगर उसके लॉसेज उसकी नेटवर्थ से ज्यादा होती तो वो क्या होती है, सिक यूनिट। और सिक यूनिट के केस में ध्यान रखना ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता था, ये वाली गाइडलाइन अप्लाई नहीं होती थी। पर एक और कंडीशन का आपको ध्यान रखना, वो है ना, यूनिट एटलीस्ट 5 ईयर, उस यूनिट का एग्जिस्टेंस में हुए एटलीस्ट 5 ईयर से हो जाना चाहिए। और ये एग्जिस्टेंस में यहाँ कब आई थी, 2010। अगर इंस्टीट्यूट इसको चेंज करके 2021 कर लेती है, 2021 कर लेती है, तो ध्यान रखना हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक और कंडीशन क्या है, वो एग्जिस्टेंस पर कम हो, कितने टाइम हो जाना चाहिए उसको, एग्जिस्टेंस में एटलीस्ट 5 ईयर होने चाहिए। हाँ, पर एक चीज का ध्यान रखना, स्टिल ही नीड टू कम्युनिकेट द प्रीवियस ऑडिटर, स्टिल ही नीड टू कम्युनिकेट द प्रीवियस ऑडिटर। ठीक है, क्या है, सिक यूनिट क्या होता है, वेयर द नेटवर्थ इज नेगेटिव एज एट द एंड ऑफ द एनी फाइनेंशियल ईयर और वेयर एक्यूमुलेटेड लॉसेज इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स एंटायर नेटवर्थ। फिर ये ध्यान रखना 5 साल वाला प्रोविजन यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 5 ईयर वाला पॉइंट नहीं लिखा है। पर अगर इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या करती है, अगर इस क्वेश्चन में 2010 की जगह अगर 2021 लिखती है तो परफेक्टली इंस्टीट्यूट क्या करेगा, 5 ईयर वाले जो पॉइंट का जो कंडीशन है उसका रेफरेंस देखिए, और उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस केस में ध्यान रखना कोई भी वॉलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आप गिल्टी नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, 5 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में, साथ में इसकी जो लॉसेज है वो क्या है, इसकी नेटवर्थ से ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, सिक यूनिट है, राइट। तो इस केस में क्या होगी, जो सीए नेमी है वो गिल्टी नहीं होंगे, राइट, सीए नेमी गिल्टी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीए इवान हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर 2 years and runs his proprietorship firm in the name of Ivan and Company. He maintains notes in his mobile. देखिए मोबाइल में अलाउड नहीं है, आपको कैश बुक और लेजर आपको मेंटेन करना मैंडेटरी है। He maintains notes in his mobile where he records the fees received from various clients. Using these records, he prepares and files his income tax return. Comment with respect to CA Act 1949. अगेन आपने क्या किया है, गाइडलाइन का वायलेशन किया, जो
गाइडलाइन बात करती है इन रिलेशन टू मेंटेनेंस ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर सीए इन प्रैक्टिस। आपने क्या किया है, उस गाइडलाइन का क्या किया है, वायोलेशन किया है। वो गाइडलाइन क्या बोलती है, आपको एटलीस्ट कैश बुक और लेजर आपको क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। इसलिए आप क्या हो जाओगे, क्लॉज 1 और पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे, राइट। In the case CA even does not maintain proper books of accounts and write the fees received from the various clients in notes on his mobile, note mentioned by him in the mobile cannot be treated as a books of accounts। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी, who conduct the tax audit under section 44 AB of the Income Tax Act 1961 of Messrs ABC, a partnership firm, has received the audit fee of rupees 2,50,000 on progressive basis in respect of tax audit for the year ended 31st March 2022. The audit report was however signed on 25th of May 2022. Comment। देखिए अपन जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक पॉइंट आता है किसका, इनडेटेडनेस का। किसका आता है, इनडेटेडनेस का। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी कंपनी की ऑडिट वगैरह कर रहे हैं और हम वहाँ पे क्या है, इनडेटेड है, कितने रुपए दिए हुए हैं, 1 लाख। कितने रुपए दिए थे, 1 लाख, राइट। अगर हम उससे ज़्यादा क्या है, 1 लाख के उससे ज़्यादा क्या है, अगर हमारा क्या है, इनडेटेड है वहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमने उससे ज़्यादा क्या किया, गारंटी वगैरह दे रखी है, तो हम उस कंपनी की ऑडिट वगैरह नहीं कर सकते, राइट। हम उस कंपनी की ऑडिट वगैरह नहीं कर सकते। और यहाँ पे ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया था। क्या दिया था, क्लैरिफिकेशन दिया था कि अगर आपको फीस क्या मिल रही है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे मिल रही है। क्या मिल रही है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे मिल रही है, तो ध्यान रखना उसको एडवांस ट्रीट नहीं किया जाएगा। उस केस में आप इनडेटेड नहीं होंगे, उस केस में है ना, उस गाइडलाइन का वायोलेशन नहीं होगा, राइट। देखिए गाइडलाइन क्या पिक करी है, अगर आप इनडेटेड हो एक्सीडिंग 1 लाख, अगर आप इनडेटेड हो एक्सीडिंग 1 लाख, अगर आपने क्या किया है, 1 लाख से ज्यादा आपकी क्या है वहां पे है ना, डेट है, राइट। वो कंपनी आपसे क्या है, 1 लाख से ज्यादा रुपए मांगती है, 1 लाख से ज्यादा रुपए मांगती है, तो उस केस में आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। और देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 288 है वो भी कुछ ऐसी बात करता है कि वो क्या बोलता है कि अगर आप उस कंपनी, जिस कंपनी की आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, अगर आप उससे क्या हो, इनडेटेड हो एक्सीडिंग 1 लाख, राइट, एक्सीडिंग 1 लाख, तो आप उसके टैक्स ऑडिटर नहीं कर सकते। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन क्या दिया था, अगर आपको फीस क्या मिल रही है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे मिल रही है, अगर आपको फीस क्या मिल रही है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे मिल रही है, तो उसको इनडेटेडनेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। उस केस में कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, a member of institute shall not accept in a year more than the specified number of tax audit under section 44 AB of the Income Tax Act. Now Mr. Gaurav is a partner of Messrs XYZ company, a firm of CA with 6 partners. During the assessment year 2020-23, Mr. Gaurav Alan signed 290 tax audit report consisting of both corporate and non-corporate assessee. देखिए आप मैक्सिमम कितनी है ना टैक्स ऑडिट ले सकते हो, 60 टैक्स ऑडिट ले सकते हो पर पार्टनर। तो इस पहला तो इस फर्म में कितने हैं, 6 पार्टनर हैं, मतलब ये फर्म टोटल कितनी टैक्स ऑडिट ले सकती है, 360 टैक्स ऑडिट ले सकती है। कितनी ले सकती है, 360 टैक्स ऑडिट ले सकती है, राइट। तो उस क्लॉज का कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है। साथ में वहां पे क्लैरिफिकेशन क्या था कि आप 60 से ज्यादा भी आप टैक्स ऑडिट को साइन कर सकते हो। साइनिंग को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप इवन तो सारी की सारी टैक्स ऑडिट को भी साइन कर सकते हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे किसी भी क्लॉज का या फिर किसी भी गाइडलाइन का कोई वायलेशन नहीं है, राइट। यहाँ पे जो फर्म है और जो मिस्टर गौरव है उनके भी यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। तो देखिए, मिस्टर गौरव कैन साइन 290 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्दर फर्म कैन एक्सेप्ट 360 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एंड एनी पार्टनर कैन साइन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। और यहाँ पे इन्होंने कितनी एक्सेप्ट करी है, 290। तो दोनों ही चीज क्या है, विद इन द लिमिट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिस्टर आर हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ फेमस लिमिटेड which is a listed company. As per the terms of acceptance of audit, the whole audit fees shall be payable in 4 installment of rupees 3 lakh each and shall be paid after every limited review done on quarterly basis and on conclusion of a audit committee meeting of every quarter. Full and final payment shall be done after the yearly financial statement and audit report are released. The firm received first 2 payment on time
while third payment, which was supposed to be received in the month of January, was received on March 25th, 2023, along with the remaining part of audit fees. Discuss the validity of above fee structure and terms of payment in light of applicable provision given by the ICI. देखिए अगेन यहाँ पे आपको फीस क्या मिल रही है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे मिल रही है। क्या मिल रही है? प्रोग्रेसिव बेसिस पे मिल रही है। और भी अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्रोग्रेसिव बेसिस पे ध्यान रखना, जो फीस मिलती है वो अलाउड है, ध्यान रखना उसको इनडेब्टेडनेस ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इस केस में जो मिस्टर आर है वो गिल्टी नहीं होंगे, राइट, मिस्टर आर है वो गिल्टी नहीं होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर आर इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ फेमस लिमिटेड और लिस्टेड एंटिटी एंड इट वाज डिसाइडेड in terms of acceptance of audit that the whole audit fee shall be payable in 4 installment of rupees 3 lakh each and shall be paid after each limited review done on quarterly basis and conclusion of audit committee meeting every quarter. He has received the audit fees of rupees 3 lakh in respect of 2 quarters, but for the third and fourth quarter the payment of fees was received on 25th March 2023 for the year ended 31st March 2023, which is on a progressive basis, right? Therefore Mr. R will not be held guilty of a professional misconduct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर जेड एक्सेप्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सेक यूनिट एनसीटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 23. ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट इट वाज noticed by the statutory auditor that company's net worth was negative for the year ended 31st March 2022 and there was also a liability of tax audit fee of rupees 35,000 in favor of a previous auditor. Comment. देखिए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही यहाँ पे करेक्ट करना है, यहाँ पे जो पार्ट 3 लिखा हुआ है ये पार्ट 3 नहीं है, ये पार्ट 2 है। इसको करेक्ट करना, ये पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 2 है, राइट। बाकी ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने रेफरेंस दिया है, सिक यूनिट सेल मीन अ यूनिट रजिस्टर फॉर नॉट लेस देन 5 years which has at the end of any financial year accumulated loss equal to or exceeding its entire net worth. In this case Mr. Z would not be held guilty of a professional misconduct, right? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। L, a CA, did not maintain books of account for his professional earning on the ground that his income is less than the limit prescribed under section 44AA of the Income Tax Act 1961. देखिए ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है। हमारा जो काउंसिल की गाइडलाइन है वो क्लियरली बोलती है कि आपको कैश बुक का लेजर आपको मेंटेन करना जरूरी है। तो अगेन ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखने की जरूरत नहीं है, राइट। एल क्या होंगे यहाँ पे गिल्टी हो जाएंगे क्योंकि उनको कैश बुक और लेजर रखना क्या है, मैंडेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एम प्राइवेट लिमिटेड अपॉइंटेड CAP फॉर सम प्रोफेशनल असाइनमेंट लाइक company ROC work, preparation of minutes, statutory register, etc. For this, CAP charged his fee depending on the complexity and the time spent by him on each assignment. Later on, company filed a complaint against CAP to the ICI that he has charged excessive fee for the assignment compared to the scale of fee recommended by the committee as well as duly considered by the council of ICI. देखिए जो फीस का जो गाइडलाइन है वो क्या है, रिकमेंडेटरी। क्या है, रिकमेंडेटरी इन नेचर है। वहाँ पे काउंसिल ने क्लियरली बोला था कि ये जो हम जो फीस स्केल जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो ध्यान रखना, वो क्या है, रिकमेंडेटरी है। एक्चुअल में जो फीस जो है ना रहेगी वो डिपेंड करेगा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द CA एंड द क्लाइंट, राइट। उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बेसिस पे फीस ध्यान रखना क्या होगी, उसके बेसिस पे फीस है ना डिसाइड होगी। हम जो फीस जो है ना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या है, रिकमेंडेटरी है। और ध्यान रखना रिकमेंडेटरी, ध्यान रखना मैंडेटरी नहीं होते, वो मैंडेटरी नहीं होते। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे जो CAP है उसने कोई भी वॉयलेशन नहीं किया है, वो गिल्टी नहीं है, राइट। The scale of fees recommended by committee as well as duly considered by the council is only recommendatory and not mandatory. Hence, no misconduct arise on part of Mr. P. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या है, J, a practicing chartered accountant, has not maintained the records of audit assignment of the company on the ground that he is conducting lesser number of audit
प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। देखिए अगर आप ऑडिट असाइनमेंट ले रहे हो तो उसमें गाइडलाइन क्या थी, आपको नेम ऑफ कंपनी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ एक्सेप्टेशन एंड द एडीटी वन फाइल विद द आरओसी। आपको ये रिकॉर्ड आपको मैंडेटरी आपको रखने चाहिए इन केस ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। अगर आप वो नहीं रखते तो आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। देख क्लॉज 1 पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल का रेफरेंस दिया है, क्योंकि ये क्या बोलता है अगर आप कोई गाइडलाइन का वॉयलेशन भी करते हो तब भी आप इस क्लॉज में क्या हो जाओगे, कवर हो जाओगे। फिर ध्यान रखना ऑडिट असाइनमेंट में आपको नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंपनी लिखना, नेम ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द डेट ऑन विच फॉर्म एडीटी वन वाज फाइल्ड विद द आरओसी। ये रखना मैंडेटरी है, अगर आप नहीं रखते तो आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. X, a CA in practice, filed his income tax return for the assessment year 22-23 under section 44 ADA of the Income Tax Act, declaring his income on a presumptive basis. In a disciplinary proceedings alleged against him for an alleged misuse of a fund of his client, it was asked that he should submit his books of accounts for the financial year ended 31st March 2022. Mr. X refused to submit books of account on the ground that he had not maintained any books, and even for income tax purpose he submitted return of income on presumptive basis. Is he right in putting such a defense? No. काउंसिल की गाइडलाइंस क्लियरली बोलती है सेम प्रैक्टिस के लिए क्या, कि आपको कैश बुक और लेजर मेंटेन करना क्या है, जरूरी है, क्या है, मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, गाइडलाइन का वायलेशन, और अल्टीमेटली आप क्या हो जाओगे, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। राइट, तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इसी की बात कर रहा है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाँ ठीक है, क्या है, मेसर्स पीओएल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ 3 पार्टनर पी क्यू एंड आर। ये पीओआर नहीं है, पी क्यू आर है। ऑल पार्टनर्स आर एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद द फर्म in practice and not doing practice in individual capacity. For the year ended 31st March 2022, the partners have undertaken audit and signed audit report under section 44 AB AD of the Income Tax Act 1961 as under। ठीक है, टोटल कितनी ली है, 60, 70, 170, 185 एंड 195। राइट, टोटल इन्होंने कितनी ली है, 195 ली है। आप कितनी अलाउड है, 60 अलाउड है। मतलब क्या है, आपने गाइडलाइन का वॉयलेशन किया है ना बाबा ना। ध्यान रखना कोई वॉयलेशन नहीं है, मैंने आपको क्लियरली बोला था कोई वॉयलेशन नहीं है। 44 AD, 44 AE एंड 44 AF की जो टैक्स ऑडिट है उसकी काउंटिंग आप नहीं करोगे व्हेन काउंटिंग ऑफ 60 टैक्स ऑडिट। जब आप 60 टैक्स ऑडिट को कंसीडर करोगे तो जो 44 AD, 44 AE एंड 44 AF के अंदर आपने जो टैक्स ऑडिट करी है वो कंसीडर नहीं करी जाएगी। तो देखते हैं उसके बिना कितनी टैक्स ऑडिट थी, 100, 160 एंड 170। मतलब यहाँ पे कितनी ली है इन्होंने, 170 ली है। और यहाँ पे फर्म ले कितनी सकती थी, 180 ले सकती थी। मतलब ध्यान रखना कोई भी वॉयलेशन नहीं हो रहा है। देखिए क्या बोला था, 44 AD, 44 AE एंड 44 AF shall not be taken into account for the purpose of reckoning specified number of tax audit assignment। राइट, तो इस केस में देखना 180 टैक्स ऑडिट अलाउड है और आपने ली कितनी है, 170 ली है। कितनी ली है, 170 ली है। इसलिए ध्यान रखना कोई भी मिसकंडक्ट नहीं है, कोई भी मिसकंडक्ट नहीं है। काफी पुराना क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो सकता है, रिपीट होता है तो ध्यान रखना गलती मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिस्टर कुशल, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज साइंड द जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट under Income Tax 1961 for the financial year 21-22 that are filed online using digital signature and without generating UDIN on the ground that there is no field for mentioning UDIN on digitally signed online reports. Is the contention of Mr. Kushal valid? नहीं, ईयर याद रखना 2019। राइट, ईयर याद रखना 2019 के बाद मैंडेटरी हो गया है यूडिन मेंशन करना। राइट,
जो आप रिपोर्ट्स दे रहे हो, सर्टिफिकेट दे रहे हो, उस पर यूडिन मेंशन करना क्या है, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो तो ध्यान रखना ये क्या है, यूडिन की जो गाइडलाइन है वो उसका ध्यान रखना वायलेशन है, और आप क्लॉज 1 और पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। देखिए आपको ये डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखना 2019 2019 2019 पहले सर्टिफिकेट पे लाया था, फिर लाया जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और फिर क्या किया, फॉर ऑल अदर ऑडिटर एश्योरेंस अटेस्टेशन फंक्शन with effect from 1st July 2019 it was mandatory to mention a UDIN number, right? So contention of Mr. Kushal is not valid as non-generating of UDIN amount to professional misconduct under clause 1 part 2 of second schedule due to non-compliance of a council general guidelines 2008, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. R, a CA in practice, is specializing in the field of information system audit. He is considered to be one of the experts of this field because of his command over the subject. HKC Limited, a company engaged in renting management consultancy, offered him to appoint as its managing director. CAR accepted the position of a managing director without obtaining prior permission from the institute. One of his friends, Mr. CAS, informed him that now he cannot retain full-time certificate of practice, thus cannot do attendance function and train articled assistant. Comment with reference to provision of a CA Act 1949 schedules thereto. देखिए अपन ने बोला था कि अगर कोई कंपनी है जो किस में है, इंगेज इन एक्सक्लूसिवली इन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अदर सर्विसेज एज गिवन इन द 224, राइट, वहाँ पे जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अदर सर्विस दी हुई है, अगर कोई कंपनी एक्सक्लूसिवली उसी में इंगेज है, राइट, एक्सक्लूसिवली उसी में इंगेज है, तो आप ऐसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो, आप ऐसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो, उसमें आपको कोई प्रायर परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, राइट, और उसमें आपकी जो सीओपी होगी वो भी पार्ट टाइम सीओपी नहीं होगी, राइट, उसमें आपकी सीओपी पार्ट टाइम सीओपी नहीं होगी, आप अटैच फंक्शन कर सकते हो। देखिए क्या बोलता है गाइडलाइन में, क्या आया था, मेंबर इन प्रैक्टिस इज अलाउड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडेड दैट द बॉडी कॉर्पोरेट इज इंगेज्ड exclusively in rendering management consultancy other service permitted by the council and complies with the condition as specified by the council from time to time in this regard. इस केस में मेंबर फुल टाइम में ना सर्टिफिकेट प्रैक्टिस भी क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, और वो अटैच फंक्शन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। Assuming that the condition as regard to name and registration of the management consultancy company as stated in guidelines are complied with, action of CAR will stands valid, right? ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी अपन ने पहले किया था स्टार्टिंग में। ये बार क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। केवाईसी नॉन फॉर सीए इन प्रैक्टिस अलग अलग में दे देना, इंडिविजुअल क्लाइंट, राइट, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट, राइट, तीनों में दे देना केवाईसी में आपको क्या क्या डिटेल आपको रखनी चाहिए, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एजे एंड एसोसिएट एंड पीके एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हैव जॉइंड द नेटवर्क फर्म ए टू जेड एंड एफिलिएट रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट। एजे एंड एसोसिएट वाज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बी लिमिटेड फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ओके 10 साल आपने ऑडिट कर लिया, मतलब आप क्या हो जाएगा, अब रोटेशन वाले प्रोविजन लग जाएंगे और अब आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते, ऑफकोर्स। तब एजे एंड एसोसिएट क्या होंगे, उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। ड्यू टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर एज पर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, बी लिमिटेड रिटायर्स agent associate and appoints weekend company as auditor for the year 21-22. Comment as per CA 1949 guidelines for networking.
देखिए अपने रोटेशन वाले प्रोविजन में क्या देखा था, अगर आपकी फर्म क्या हो रही है, रिटायर हो रही है ड्यू टू प्रोविजन ऑफ अ रोटेशन, अगर आपकी फर्म अगर किसी नेटवर्क फर्म का क्या है पार्ट है, तो उस नेटवर्क फर्म की जो दूसरी जो फर्म्स है वो भी ध्यान रखना उस कंपनी की ऑडिटर नहीं कर सकते, राइट, वो भी उस कंपनी की ऑडिटर नहीं कर सकते। इस केस में जो पीके एंड कंपनी है उसको अपने वो अपॉइंटेड नहीं हो सकते एज ए ऑडिटर ऑफ बी लिमिटेड, राइट। देखिए वे रोटेशन ऑफ फर्म इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, no member firm of the network can accept appointment as an auditor in place of any member of firm of the network which is retiring. In the given case, the agent, associate, and PK and company chartered accountants firm have joined the network firm A to Z affiliates registered with institute. Agent associate was statutory auditor of B Limited for the last 10 years due to rotation of auditor as per section 139 of the Company Act 2013. B Limited retires agent associate and appoints a PK and company as auditor for the year 2021-22. PK and company cannot accept appointment as an auditor in place of any member firm of the network which is retiring, right। चलिए इसी के साथ अपना प्रोफेशनल एथिक्स होता है कंप्लीट। थैंक यू, राधे राधे।